इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात हो रही है, डायपोल मोमेंट ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम आप जानते हैं, it could be in the form of lambda, it could be in the form of sigma, it could be in the form of rho. Okay, डायपोल मोमेंट जो होता है वो रो या सिग्मा या क्यू की फॉर्म में। तो डायपोल मोमेंट P is whenever we are talking about continuous charge system, we need to perform the integral. If charge is given in the form of lambda, it would be dl. If charge is given in the form of surface, dx. If charge is given in the form of rho, volume. ओके, ये है फार्मूला किसका, डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या कि दिस डायपोल मोमेंट P is pointing along radial direction. ओके, इट इज पॉइंटिंग along radial direction, क्योंकि r वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, रेडियल डायरेक्शन। ओके, तो इफ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट रेडियल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट तो ऐसे ही कर देंगे। ओके, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ dipole moment P is to be calculated along radial direction. ठीक है, along radial direction, then no need to split R, no need to split vector R. ठीक है, but in other cases okay, it has to be splitted in the form of x, y and z. ठीक है, अगर एग्जामिनर ने कहा रेडियल कंपोनेंट निकालो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तब आपको स्प्लिट करना पड़ेगा किसी फॉर्म में, x, y, z में। ठीक है, वेक्टर आर, आप जानते हैं वेक्टर आर x, y, z में कैसे स्प्लिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस डायरेक्शन। ओके, मतलब ये वन डायमेंशनल सिस्टम है या टू डायमेंशनल सिस्टम है या थ्री डायमेंशनल सिस्टम, उस हिसाब से स्प्लिट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कैसे करना है। Question number 8. क्वेश्चन कंसीडर एन एक्सियली सिमेट्रिक स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज द फॉर्म दिस, रेडियल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, लिखा हुआ साफ साफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट, ठीक है, तो नो नीड टू डू द स्प्लिटिंग ऑफ r। ठीक है, r को नहीं तोड़ना है। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं चार्ज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रो, सो आई एम फाइंडिंग रेडियल कंपोनेंट ऑफ r, रेडियल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट। उसका फार्मूला क्या होगा, इट वुड बी वॉल्यूम इंटीग्रल रो वेक्टर r d tau, रो वेक्टर r d tau। ओके, इट इज ऑन पेज नंबर, लेट मी चेक, ये असाइनमेंट नंबर 3 का ही है जो चल रहा पेज क्या था, व्हाट पेज ऑफ असाइनमेंट नंबर 24 पेज पे। ओके, 24 पेज। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का रेडियल कंपोनेंट का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। रेडियल कंपोनेंट ही पूछ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, आर वेक्टर को स्प्लिट नहीं करेंगे, आगे हम ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम उसको स्प्लिट करेंगे। ओके, सो क्या है रो का वैल्यू, तो पहले तो ये हो गया क्या, इट इज ट्रिपल इंटीग्रल, डायपोल मोमेंट निकालना है। ट्रिपल इंटीग्रल रो इज रो नॉट r नॉट बाय r होल स्क्वायर e पावर r नॉट बाय r cos स्क्वायर फाई। ये तो रो का वैल्यू हो गया। ओके, वेक्टर r को आप क्या लिखोगे, वेक्टर r को लिखोगे आप r कैप। ओके,
वेक्टर आर को लिखोगे आर आर कैप, क्योंकि आर कैप क्या है, डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, ठीक है, आर कैप डायरेक्शन इज रेडियल डायरेक्शन। ओके, आर कैप क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज द रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, उसी के अलोंग निकालना है। ओके, व्हाट अबाउट थीटा, थीटा कितना होता है इसका, ये थीटा होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, डी थीटा दो बार लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी बाई डी आर। ओके, ठीक है, लिमिट, बात आती है लिमिट की। ओके, तो कौन सा सिस्टम है, ठीक है, इट इज, वी विल कंसीडर इट स्फेरिकल सिस्टम। ओके, वी विल कंसीडर इट इज एज अ स्फेरिकल सिस्टम, ठीक है। तो स्फेरिकल सिस्टम में लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ थीटा, लिमिट ऑफ थीटा गोज फ्रॉम 0 टू, लिमिट ऑफ थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, लिमिट ऑफ पाई गोज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ओके, व्हाट अबाउट लिमिट ऑफ आर, अगर मैं आपसे कहता कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो उसके लिए आप लिमिट क्या लगाते बताना। अगर मैं कहता कि इस स्फीयर के अंदर रो भरा हुआ है, इस स्फीयर का डायपोल मोमेंट बताओ, ऐसा क्वेश्चन हम आगे करेंगे। स्फीयर के अंदर चार्ज डेंसिटी भरी हुई है इसके अंदर, तो इसका डायपोल मोमेंट बताओ स्फीयर का, तो आपकी लिमिट होती आर के लिए 0 से कैपिटल आर, थीटा के लिए 0 से 2 पाई, पाई के लिए 0 से 2 पाई, थीटा के लिए 0 से पाई, पाई के लिए 0 से 2 पाई, एंड आर के लिए 0 से कैपिटल आर। बट यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई, यहाँ पर कुछ नहीं कहा है कि स्फीयर का निकालना है या किसका निकालना है। ओके, नथिंग इज गिवन हियर, सो व्हाट शुड बी द लिमिट, लिमिट ऑफ आर, यहाँ स्फीयर नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट ऑफ आर विल गो फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है आर की, आर गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं कहा था, इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूँ। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लो जरा आप, कौन सा कंपोनेंट है, इट इज आर कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट। ओके, सो पहले आप थीटा का करो, थीटा का सबसे आसान है क्योंकि ये थीटा है यहाँ और इसमें कोई थीटा का फंक्शन नहीं है। ओके, तो थीटा का जो इंटीग्रल आता है, ये रो नॉट ऑफ कांस्टेंट आएगा, रो नॉट वुड बी कांस्टेंट, आर नॉट स्क्वायर वुड बी कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रल आएगा 2, साइन थीटा का इंटीग्रल 2 आएगा। ओके, अब बचता है किसका इंटीग्रल, पाई का। ओके, एंड आर का, आर के इंटीग्रल में क्या क्या है देखते हैं जरा। आर का इंटीग्रल है 0 टू इंफिनिटी, इट इज 1 बाय आर स्क्वायर ई पावर माइनस आर बाय आर नॉट डी आर, नहीं एक आर ये भी है ना चूंकि, तो क्या बचेगा यहाँ पर आर, एक आर बचेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये वाला आर, नहीं 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 सॉरी सॉरी, 3 आर है ऊपर न्यूमरेटर में, एक आर स्क्वायर है, एक आर है और ये है। ओके, सो इट वुड बी आर इन द न्यूमरेटर नॉट डिनोमिनेटर। एंड व्हाट अबाउट दिस, पाई, पाई वाला होगा 0 से 2 पाई, cos स्क्वायर पाई, तो कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई को, cos स्क्वायर पाई को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई क्या होता है, 2 cos स्क्वायर पाई माइनस 1। ओके, 2 cos स्क्वायर पाई का वैल्यू होता है, नहीं cos 2 पाई का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर पाई माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा cos 2 पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट, और डायरेक्शन क्या है रेडियल। ओके, 1 माइनस होगा नहीं, cos 2 पाई होता है माइनस माइनस 1, cos 2 पाई क्या होता है 2 cos स्क्वायर पाई माइनस, अच्छा प्लस हो जाएगा, ठीक है ठीक है, इट्स ओके, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। ओके, इंटीग्रेट दिस प्लीज, ये हो जाएगा 2 रो नॉट आर नॉट का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाला जो इंटीग्रल होता है गामा फंक्शन वाला, गामा फंक्शन इंटीग्रल क्या होता है, ऐसा होता है 0 टू इंफिनिटी का लिमिट है। ओके, आर पावर एन है, ई टू द ये है, इसको आपको बाय पार्ट करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रल को, लिमिट 0 टू इंफिनिटी होने पर आप इसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा पावर एन प्लस 1। ओके, तो फिलहाल एन का कितना वैल्यू है इस इंटीग्रल में, फिलहाल इस इंटीग्रल में एन का वैल्यू है 1 है ना, यहाँ एन का वैल्यू है 1 और अल्फा का वैल्यू कितना है, तो ये हो गया 1 का फैक्टोरियल, ये वाला इंटीग्रल हो गया 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा का वैल्यू क्या है 1 बाय आर नॉट, 1 बाय आर नॉट, उसका हो गया स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया आर वाला इंटीग्रल। ओके, व्हाट अबाउट cos पाई इंटीग्रल, दिस ये बन जाएगा क्या cos 2 पाई, cos 2 पाई का क्या बन जाएगा cos 2 पाई विल बिकम sin 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 होने से 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2, 0 से 2 पाई, डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन इंटीग्रल वुड बी दिस। तो जरा बताइए रेडियल कंपोनेंट क्या आता है, ये हो जाएंगे आर नॉट के पावर 4। ओके, तो ये 2 रो नॉट आर नॉट पावर 4। ओके, यहाँ से क्या बनेगा ये चेक कर लो आप, ये बन रहा कितना
जब आप अपर लिमिट रखेंगे sin 4 पाई 0 sin 0 भी 0 तो cos 90 तो 0 तो 0 बनेगा। एंड सेकंड वाला 2 पाई डिवाइड बाय 2 ये बन जाएगा 2 पाई। तो छूटा तो नहीं है, मुझसे चेक कर लो एक बार। 2 पाई रो नॉट r नॉट पावर 4 अलोंग रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द आंसर। ये ऑप्शन है। ओके, तो ये रेडियल डायरेक्शन में था इसलिए हमने इसको स्प्लिट नहीं किया था। ओके, वेक्टर आर को स्प्लिट नहीं किया था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कंटिन्यू चार्जेस। लेट मी डू द अदर क्वेश्चन जहां पर हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज 26, पेज 26। Okay, an insulating sphere of radius A carries this charge for r less than a, okay, leading toward a term for the electric field at a distance d far away from the charge distribution is proportional to। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये वर्ड लिखा हुआ far away from the charge distribution, डिपेंडेंस पूछ रहा हो, ओके, तब हमें क्या करना चाहिए? जब भी डिपेंडेंस पूछ रहा हो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाना चाहिए? चलिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या इन्वॉल्व होता है? मल्टीपोल, ऑलवेज मल्टीपोल इज इन्वॉल्व। तो ये एक स्फीयर है, ओके, जिसका रेडियस कितना है? रेडियस इज गिवन है a, इसका रेडियस a बता रखा है। इसके अंदर जो है ना एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इन्वॉल्व है। एक बात बताऊं मैं आपको, कि आप चार्ज को देखकर कैसे पता करेंगे, चार्ज डेंसिटी को देखकर कैसे पता करेंगे कि मल्टीपोल इन्वॉल्व है या नहीं? ओके, तो इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, do not depend on थीटा और पाई, do not depend on थीटा और पाई और बोथ, ठीक है। if volume charge density and surface charge density do not depend on theta or pi or both, then ठीक है, then dipole moment of the system, dipole moment क्या होता है? P of the system is zero, समझ आप या नहीं? किसी भी सिस्टम का डायपोल मोमेंट जीरो होगा अगर उसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं है? थीटा या पाई इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल मैंने कहीं पर लिख दिया रो इक्वल्स टू रो नॉट, ओके, 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओके, और कहा कि भाई आप जो है इसका डायपोल मोमेंट बताओ, फाइंड इसका डायपोल मोमेंट बताओ, इस चार्ज डेंसिटी के लिए डायपोल मोमेंट बताओ। आंसर जीरो आएगा, कैलकुलेट भी नहीं करूंगा मैं, आई विल नॉट कैलकुलेट दिस, तो सीधे लिख दूंगा इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो है और हायर ऑर्डर के पोल्स जितने भी होंगे वो सब जीरो है। इसका तो डायपोल मोमेंट ही नहीं आएगा, डायपोल मोमेंट के अलावा जितने भी हायर ऑर्डर के पोल्स होंगे सब जीरो होंगे। व्हाई डायपोल मोमेंट इज जीरो? कैसे? मैंने बता दिया इसको देखकर। तो व्हेनेवर चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इफ रो सिग्मा और लैम्डा आर यूनिफॉर्म, देन अगर वो यूनिफॉर्म है डायपोल मोमेंट जीरो है, क्लियर? बट ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां क्या बात है? इफ रो एंड सिग्मा, ओके, आर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू आर डिपेंडेंस ओनली, ड्यू टू आर डिपेंडेंस ओनली, देन ऑल्सो क्या होगा? डायपोल मोमेंट जीरो। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर रो या सिग्मा थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा या पाई पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब चार्ज डेंसिटी में थीटा या पाई नहीं आएगा, तो सीधे डायपोल मोमेंट को जीरो लिखो, ओके। अगर कोई चार्ज डेंसिटी सिर्फ आर के साथ ही वेरी कर रही हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, आर के साथ वेरी कर रही हो, तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा।
अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो डायपोल में 0 होगा ही होगा 100, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी में नॉन यूनिफॉर्मिटी किसके साथ होनी चाहिए टू गेट नॉन जीरो डायपोल मोमेंट या हायर ऑर्डर फोर्स? इट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड पाई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रो एंड सिग्मा। आई होप इट इज क्लियर। तो बताओ अब मैं इसमें आगे हायर ऑर्डर चेक करूं या नहीं करूं? शुड आई चेक हायर ऑर्डर और नॉट? I should check. Why I should check? Because it is involving theta here. Okay? It is involving theta. So I have to check. Okay? तो अब बताओ जब इसमें डिपेंडेंस पूछ रहा है आपसे तो सबसे पहले कि क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है ना, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा अगर क्या है मोनोपोल है तो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए? वेरी फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द मोनोपोल मोमेंट। मोनोपोल मोमेंट, और मोनोपोल मोमेंट कौन होता है? मोनोपोल मोमेंट होता है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल लो आप। क्यों? कैसे निकलता है? फॉर्मूला याद है मोनोपोल मोमेंट निकालने का? रो डी टाउ। ओके, तो डू इट प्लीज। ओके, ट्रिपल इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? किसका निकाल रहे हो आप मोनोपोल मोमेंट? इस चार्ज डेंसिटी के लिए इस सिस्टम का जिसका रेडियस कितना है a। तो लिमिट ऑफ r कहां से कहां तक जाएगी? 0 से a। लिमिट ऑफ थीटा पूरा स्फीयर है 0 से पाई एंड पाई की लिमिट 0 से 2 पाई। व्हाट इज रो? रो इज रो नॉट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर cos थीटा। ओके, व्हाट अबाउट थीटा? थीटा इज r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d phi and dr. Solve it and tell me what is monopole moment of this system, total charge of this system. Solve it. तो r का इंटीग्रल क्या बन रहा है? r का इंटीग्रल बन रहा है, मैं निकाल लेता हूं। r का इंटीग्रल बन रहा है a स्क्वायर r क्यूब बाई 3 माइनस r पावर 5/5 0 से लेकर a तक। व्हाट अबाउट थीटा इंटीग्रल? थीटा इंटीग्रल, थीटा का जो इंटीग्रल बन रहा है, अच्छा पाई इसमें है नहीं तो पाई का इंटीग्रल कितना बना? पाई 0 से 2 पाई। ओके, और थीटा का इंटीग्रल ये बन रहा है 0 से पाई cos थीटा sin थीटा d थीटा। अब आप बिल्कुल जानते होंगे ये बात कि 0 से पाई sin थीटा cos थीटा d थीटा कितना होता है? दिस इज 0। थीटा इंटीग्रल इज 0। सो इट मींस चार्ज कितना हुआ सिस्टम का? मोनोपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज 0। मोनोपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज 0। इट मींस इसमें ये वाली डिपेंडेंस नहीं आएगी। जब मोनोपोल मोमेंट 0 हुआ किसी सिस्टम का तो सिस्टमैटिकली नेक्स्ट पोल कौन सा होगा? नेक्स्ट पोल वुड बी डायपोल। आई शुड गो फॉर डायपोल। I should go for dipole moment. Next higher pole is dipole. Okay, dipole moment P निकलता कहते हैं, formula क्या है? If you have a continuous charge system in the form of rho, the formula would be this. Okay, volume integral rho vector r d tau. Clear? अब देखिए क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि हमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट निकालना है? Is there given? लास्ट क्वेश्चन में जाइए, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ था रेडियल कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ डिपेंडेंस पूछ रहा है। ओके, सो व्हेनेवर nothing is given for the dipole moment, you should always calculate z component of the dipole moment. Okay, यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैंने क्या बात लिखवाई थी आपको? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है p is to be calculated along radial direction, then no need to split r, but in other cases it has to be split in the form of x y z. आपको तोड़ना पड़ेगा x y z, ठीक है? x y z में तोड़ेंगे उसको आप, ठीक है? या क्या करेंगे? You need to split in the form of x cap, y cap, z cap. Okay, cap मतलब unit vector. Okay, these are caps. Okay, तो अब बताइए स्प्लिट करते पहले आप। वेक्टर r कैसे स्प्लिट होता है देखिए जरा। वेक्टर r को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो आएगा देखो cos थीटा किसके लोग? r भी तो आएगा r cos थीटा किसके लोग? z के लोग प्लस और बताइए क्या आता है? r sin थीटा cos phi किसके लोग? x के लोग एंड r sin थीटा sin phi along y direction. Is this fine to you or not? ये समझ में आता है? मैंने स्प्लिटिंग आपको बताई थी वहां पर जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, तब ये बताया था कि वेक्टर r को आप ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो। क्लियर है या नहीं? What I want to do here is now I have three components of dipole moment now. What are these components? These components are px, px, px क्या होगा? Can you tell me px? px क्या होगा? px ये होगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, रो होगा, वेक्टर r की जगह मैं क्या लिखूंगा? What I would write instead of vector r, I would write what? I would write r sin theta cos phi. Okay, r की जगह एंड d tau की जगह क्या? r square sin theta d phi
काम करता हूँ, एक्स कंपोनेंट को ही फाइंड आउट कर लेता हूँ, डायपोल मोमेंट का एक्स कंपोनेंट में फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको एक साथ करूंगा तो एक बड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन ना एक बार में। ओके, तो व्हाट आई डू इज आई डू 0 से कितने तक है, ए तक ना, आर का लिमिट, थीटा का लिमिट है 0 से पाई एंड पाई का लिमिट है 0 से 2 पाई। रो कितना है, रो इज गिवन एज रो नॉट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर cos theta and then r sin theta cos phi, okay, r square sin theta d theta d phi dr। ओके, अब आपके पास तीन इंटीग्रल हो गए, यू हैव थ्री इंटीग्रल, एक एक करके कर लो। रो नॉट इज अ कांस्टेंट, रो नॉट इज अ कांस्टेंट हियर, सॉरी। आर वाले जो इंटीग्रल है वो क्या क्या बन रहा है, आर वाले इंटीग्रल नॉन जीरो बनने के शायद, कितने आर हैं, देयर आर 3 आर, 1 एंड 2, 3 हो गए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे बच जाएगा a स्क्वायर r पावर 4/4 माइनस r पावर 6/6, 0 to a, ओके। ये वाला क्या बनेगा, अच्छा पाई वाला इंटीग्रल बताओ क्या बनेगा, पाई वाला इंटीग्रल बन रहा है अभी 0 से, चलो कर देता हूँ। पाई के क्या, कितने पाई दिख रहे हैं आपको, हाउ मेनी पाई यू कैन सी, cos पाई है ना, cos पाई का इंटीग्रल क्या होता है, sin पाई, और कहीं पाई नहीं है इसमें, 0 से 2 पाई, ओके। एंड थीटा वाला जो इंटीग्रल है वो क्या बन रहा है अभी, थीटा इंटीग्रल इज बिकमिंग कितने, एक cos थीटा है और 2 sin थीटा है, दिस, ओके। So can you see that this integral is becoming zero, this integral is becoming zero not due to theta, पिछली बार इंटीग्रल को कितने जीरो कर दिया था इस वाले, this has become zero due to this theta integral, this time theta integral is non zero, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो नॉन जीरो आएगा, बट ये वाला इंटीग्रल कितना आएगा, जीरो, implies that x component of dipole moment is zero, x component of dipole moment of this system is zero, कितने जीरो किया उसको, 5। Similarly if you calculate y component of the dipole moment, y component of the dipole moment, okay, तो क्या बनेगा, it would be triple integral, it would be volume integral rho, इसके लिए क्या आएगा, r sin theta sin phi, ये बना, ये इंटीग्रल भी जीरो आएगा, पी वाई भी जीरो आएगा, वाई इक्वल भी जीरो, चल इसको कौन जीरो बनाएगा, इसको ये वाला जो इंटीग्रल बना sin phi का, ओके, वो बनेगा माइनस cos phi, वो उसको जीरो बनाएगा, ओके। तो पी एक्स पी वाई जीरो है, किसने इसको जीरो बनाया, टू मेक देम जीरो, 5। अब कौन सा कंपोनेंट बचता है, z कंपोनेंट, पी जेड, z कंपोनेंट क्या बनेगा, z कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट इज रो, रो इज रो नॉट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर cos थीटा, ओके। z की उसके लिए क्या आएगा, z कंपोनेंट ऑफ r, z कंपोनेंट ऑफ r इज r cos थीटा, r cos थीटा एंड देन r स्क्वायर sin थीटा d phi dr। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, लिमिट विल गो फ्रॉम 0 to a for r, 0 to पाई थीटा, 0 से 2 पाई पाई। अब आप देखेंगे इसमें जो पाई है तो ये तो हो गया रो नॉट, ये कितना हो गया, a स्क्वायर r पावर 4/4 माइनस r पावर 6/6, ये तो हमारा r का इंटीग्रल हो गया 0 से a तक, ओके। फाई, इसमें कहीं फाई नहीं है, देखो कहीं भी फाई नहीं है, इनमें फाई था वाई, इनमें फाई था sin फाई cos फाई था, इसमें फाई नहीं है, देखो इनमें होता है फाई cos फाई sin फाई, z कंपोनेंट में नहीं होता है, इसलिए फाई वाला इंटीग्रल जीरो इसमें नहीं बनेगा, तो कितना बनेगा, फाई का इंटीग्रल बनेगा सिर्फ पाई, 0 से 2 पाई। अब कौन बचा, अब बचता है थीटा, थीटा मींस क्या बन रहा है, थीटा cos थीटा एक है और दो नहीं, दो cos, ये है, ये z कंपोनेंट है। सॉल्व इट प्लीज, इस इंटीग्रल का वैल्यू बताओ कितना है, इस इंटीग्रल का वैल्यू बताइए, 2/3 4/3 क्या है, आई वुड राइट p z कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट, ये हो जाएगा a पावर 6/4, ये बन रहा है a पावर 6 मैंने बाहर ले लिया, 1/4 माइनस 1/6, तो ये आएगा 12 नीचे आएगा, एम आई राइट, हाँ 12, यहाँ से आएगा 2 पाई, इस इंटीग्रल का वैल्यू बता दो बस, तो हमारा डायपोल निकल जाएगा, टेल मी 4/3 और 2/3, कुछ बता रहे 2/3, कुछ बता रहे 4/3, ठीक से बताओ भाई, 2/3, चलो मैंने लिख दिया आपकी बात मानते हुए 2/3, पर चेक कर लेना ठीक से, अगर 2/3 मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, z कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट बिकम्स कितना, ऊपर बचेगा पाई, रो नॉट बचेगा a पावर 6
एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 9 बचेगा यहाँ पर। ओके अगर 2/3 इंटीग्रल है 9 बचेगा ना, 4 ऊपर 4 3 9। तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना आया, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट नॉन जीरो। तो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज पाई रो नॉट a पावर 6 बाय 9 अलोंग व्हाट डायरेक्शन, z डायरेक्शन। ये इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट आया। ओके नाउ गो बैक एंड सी क्या आंसर देंगे हम। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आया है, मोनोपोल मोमेंट जीरो था, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस क्या होगा। its electric field dependence would be what? Electric field will depend upon what? R cube. Okay, and potential depends on R square, 1 by R square. So in the multipole expansion of this potential and electric field, okay, which term will dominate? Dipole term will dominate. Which answer would be correct? C. क्योंकि ये पूछ रहे थे d distance दूर, तो 1 by d cube आएगा। ओके आई होप इट इज क्लियर। अब आप समझ गए, जब भी कोई स्फीयर दिया होगा, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, whenever you have a given a sphere, okay, and examiner is not asking about radial component, examiner radial component स्पेशली नहीं पूछ रहा है जैसे इसमें पूछा था। ओके तो आप कौन सा कंपोनेंट हमेशा निकालेंगे, x कंपोनेंट या y कंपोनेंट या z कंपोनेंट या r कंपोनेंट, which component you will calculate always if nothing is mentioned in the question and sphere is given, usually sphere ही देता है, तो कौन सा कंपोनेंट आप निकालेंगे डायपोल मोमेंट। टेल मी which component डायपोल मोमेंट you will calculate, z component, x या y या r, you will always calculate z component। okay z component अगर आती है, okay अगर स्फीयर दिया हुआ है तो की बात कर। अब अच्छा चलो एक काम करते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा z component नॉन जीरो है, इसको मैं सीधे भी देख सकता हूं, आई कैन सी दैट आल्सो। ओके सपोज आई हैव गिवन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल cos थीटा। ओके आप बता सकते हैं कि जो थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी करता है इसके लिए, यहां ले लेता हूं। सपोज मैं इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू गेस कि व्हाट शुड बी द आंसर। ये एक स्फीयर है, ओके ये इसका सेंटर है, ये हो गया सेंटर, दिस इज सेंटर। ओके अब जरा बताइए, इफ रो इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, ओके तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, यहां के लिए कितना है थीटा 0 है, इस पूरे प्लेन पर थीटा कितना है ओवर दिस एंटायर प्लेन, इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। फॉर दिस एंटायर प्लेन थीटा वैल्यू कितना है यहां पूरे प्लेन के लिए 90। ओके एंड इस पॉइंट के लिए कितना थीटा है 180। ओके समझ गए बात, पूरे प्लेन पर है, ऐसा मत कहना कि इधर से आएंगे तो अलग होगा, इधर से आएंगे राइट साइड से तो अलग होगा, नो। ओके इट इज 90 फॉर एंटायर प्लेन, क्लियर। अब ये बताओ cos थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में क्या होता है, तो थीटा 0 to 90 cos थीटा is positive, clear। for थीटा 90 to 180 cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, नहीं। इट मीन्स टू से इस वाले अपर हेमिस्फीयर में कैसा चार्ज भरा होगा, अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शो करूंगा तो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके ऐसे भरा होगा, और लोअर में कैसे भरा होगा, लोअर में ऐसे भरा होगा। सॉरी ये हो गया नहीं। ओके अब ये बताओ डायग्राम देखकर आपको लग रहा है डायपोल है या नहीं, इट इज बिकमिंग अ डायपोल और नॉट, टेल मी। इट इज अ डायपोल ना, इट इज अ डायपोल। अगर मैं इस स्फीयर को डायपोल से रिप्लेस करना चाहता हूं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर डोनेट करूंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव, टेल मी। नेगेटिव से पॉजिटिव ना, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब किस डायरेक्शन में आएगा डायपोल, ये डायपोल आएगा जेड डायरेक्शन में, नहीं दिस वुड बी अ डायपोल इन द डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ओके अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, इसी क्वेश्चन में कहा है इफ, मतलब ये सेम क्वेश्चन होता है, सेम क्वेश्चन क्या था, रो इक्वल टू रो नॉट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर sin थीटा, यानी कि रो किसके प्रोपोर्शनल है sin थीटा, क्लियर। तो डायग्राम सेम होता है या डिफरेंट, बताइए डायग्राम वुड बी सेम और डिफरेंट, इट वुड बी डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट है ना,
ये डायग्राम बिल्कुल अलग होता है। कैसा होता है डायग्राम? दिस साइड है, ओके। हाउ वुड यू फिल द चार्ज नाउ? साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा 0 से 90 में पॉजिटिव होता है, यानी कि अपर हेमिस्फीयर में कैसा चार्ज भरा होता है? पॉजिटिव, और लोअर में भी पॉजिटिव। ये समझ गए डायग्राम या नहीं? तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? 0। इसका डायपोल मोमेंट 0 आता है। ओके, ओके और नोट? ओके। इसका मोनोपोल मोमेंट कितना आता? इस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट कितना आता? मोनोपोल मोमेंट शुड बी नॉन जीरो, और डायपोल मोमेंट जीरो। तो इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे देता, मान लिया, तो हमारा आंसर क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस सिस्टम के लिए 1/r², और पोटेंशियल के लिए क्या आंसर होता? 1/r। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो हम ये पहचान सकते हैं कि डायपोल आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होती, मतलब ठीक ना होता या पाई ना होता, ओके, तो क्या होता? डायपोल में क्या होता? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके यहाँ पर, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पर एक्स कंपोनेंट, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म हो मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इतना पार्ट, इसको किसी यूनिफॉर्म फंक्शन से रिप्लेस कर दो, रो नोट से रिप्लेस कर दो आप, मतलब उसमें आप आर भी मत छोड़ो, उसमें आप थीटा भी मत छोड़ो। ओके, इतने पार्ट को जीरो कर दो, तो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? आप चेक कर सकते हैं मैथमेटिकली, अगर रो यूनिफॉर्म है, मतलब वो ना थीटा का फंक्शन है, ना पाई का फंक्शन है, ना आर का फंक्शन है, यूनिफॉर्म है, तो आप जब इसको इंटीग्रल से बाहर ले जाओगे तो सारा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा अपने एक्स वाला। व्हाट अबाउट वाई? वाई भी जीरो होगा। व्हाट अबाउट जेड? जेड भी जीरो। ओके, जेड क्यों नॉन जीरो आ पा रहा है? जेड इसलिए नॉन जीरो आ पा रहा है यहाँ पर क्योंकि क्या है, जेड इज बिकमिंग नॉन जीरो क्योंकि इसमें थीटा या पाई। तो यहां पर क्या है, अगर आप यूनिफॉर्म थीटा लेते हैं, सॉरी यूनिफॉर्म रो लेते हैं, तो यूनिफॉर्म रो, डायपोल मोमेंट के सारे कंपोनेंट जीरो, ठीक है। इवन थीटा वाले भी जीरो हो गए यहाँ पर, थीटा फाई, सॉरी साइन थीटा वाला फंक्शन भी जीरो हो गया। ओके, डायपोल, तो ऐसे आप देखो, तो ये हो गया, फिर डायपोल नहीं बन रहा साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए डायपोल बन रहा। लेट मी टेक another example, another example. Yeah. ये क्वेश्चन में ले रहा हूँ कहाँ से? डिस्क्रिप्टिव टाइप से। डिस्क्रिप्टिव टाइप कौन से पेज पर है? लेट मी टेल यू, 36 पेज पर, 36 पेज पर क्वेश्चन नंबर 5। पेज पर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके। ओके, इसमें एक पोटेंशियल दिया हुआ था ना, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर था, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया था, तो उसका पोटेंशियल आया था इतना, पोटेंशियल दिया हुआ है। अच्छा चलो, इसका डायपोल मोमेंट निकालना है हमें। ठीक है, अब इसमें बताओ, अगर ये पोटेंशियल आपको दे दिया जाए ये वाला, और मैं आपसे पूछूं इसमें पोटेंशियल में डायपोल टर्म बताओ कुछ, इस पोटेंशियल में डायपोल टर्म बताओ कुछ। ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर, लेट मी टेक इट्स डायग्राम, grounded conducting sphere,
आप देख सकते हैं इसमें डायपोल टर्म कौन सी है पोटेंशियल की। हाउ डू यू नो कि डायपोल टर्म कैसे निकलती है? ये डायपोल टर्म, डायपोल टर्म। तो एक तरीका तो ये है, इसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालूंगा मैं, ये लिख रहा है ना डायपोल मोमेंट बताइए इसका। एक तरीका तो ये है मैं डायपोल टर्म को कंपेयर कर दूं और इसका डायपोल मोमेंट निकाल लूं। एक तरीका तो मेरे पास ये। तो अगर कंपैरिजन से मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, कंपैरिजन से निकालूंगा अगर मैं, तो आपको जानते हैं ना कि वी डायपोल क्या होता है, वी डायपोल जानते हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वी डायपोल का होता है p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जानते हैं ना ये। ओके, तो कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो p कितना आएगा ऑन कंपैरिजन p विल कम आउट टू बी, कर दीजिए cos थीटा हटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताओ जरा मुझे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e नॉट r क्यूब बाई 3, ये आएगा आफ्टर कंपैरिजन दिस विल कम। ओके, किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नीड टू डिनोट द डायरेक्शन आल्सो, z डायरेक्शन। हाउ डू आई नो कि z में आया, लेट्स सी, देखो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है z में, कितना लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, कितना लगाया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो z डायरेक्शन, क्लियर। अब जब आप कंडक्टिंग स्फीयर को इसके अंदर रखोगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर भागेंगे, where they will be accumulated on the lower hemisphere, surface of lower hemisphere or surface of upper hemisphere, they will be accumulated on the surface, not in the volume, clear है। सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होंगे, किधर, लोअर पर, अपर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, फोर्स किधर लगेगा उनके ऊपर, डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ओके, सो दे विल बी एक्यूमुलेटेड ऑन द लोअर हेमिस्फीयर, सरफेस ऑफ लोअर हेमिस्फीयर, जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस जगह पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। ओके, तो इसका डायपोल मोमेंट किधर आना चाहिए, डायपोल मोमेंट को किधर आना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर है बात या नहीं। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, जिधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, डायपोल मोमेंट उधर ही एक्वायर करेगा वो। तो कंडक्टिंग स्फीयर विल एक्वायर द डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये एक डायपोल बन गया है। ये कंडक्टिंग स्फीयर किसी तरह एक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर इज एक्टिंग एज अ डायपोल, कंडक्टिंग स्फीयर इज एक्टिंग एज अ डायपोल, डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, और उस डायपोल टर्म का पोटेंशियल कितना है, ये वाला। तो एक तो ये तरीका हुआ डायपोल मोमेंट निकालने का, क्या तरीका हुआ, what you can do, you can simply compare the dipole term, okay, with the standard expression of potential, तो आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं, क्योंकि अभी देख रहे थे आप मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, व्हाट आई वाज डूइंग, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन जो कर रहा था डायपोल मोमेंट की, किसके थ्रू कर रहा था, रो, मैंने कहा था कोऑर्डिनेट चार्ट का डायपोल मोमेंट निकालना चाहता हूँ मैं, लैम्डा सिग्मा रो, तो मैंने रो के लिए कर लिए दो क्वेश्चन के, है ना, रो के लिए दो क्वेश्चन में कर चुका हूँ। ओके, अब आप जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर पर, ओके, कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज कहां अक्यूमुलेट होगा, यहां पर क्या था, व्हाट वाज द केस हियर इन द लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द केस, चार्ज वाज टेकन इनसाइड द स्फीयर और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इट वाज टेकन इनसाइड द स्फीयर, है ना, अंदर जमा था चार्ज। ओके, बट यहां कहां जमा होगा चार्ज वुड बी अक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस। तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी यहां पर किसकी हेल्प से होगी, डायपोल मोमेंट। अगर मैं मैथमेटिकली पूरा करना चाहता हूं तो मैं मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से करना चाहता हूं, एक तो मैं कंपैरिजन से कर सकता हूं, दूसरा मैं इससे भी कर सकता हूं, आई कैन डू दिस बाय दिस मेथड। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, इस पोटेंशियल से हमें क्या कैलकुलेट होगा, बाय दिस पोटेंशियल वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट सिग्मा। ओके, ये तो आप जानते हैं सिग्मा कितना आता है, मैं उसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ, इसका सिग्मा कितना आता है ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कैसे निकालते हैं सिग्मा, सिग्मा निकालने तक का जो ये होता है वो तो बाउंड्री कंडीशन से आता है ना, मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ बट मैं इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि हम ये कर चुके हैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना सिग्मा आता है निकालने पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, आपको मैंने कहा भी था, मैंने कहा ये जो है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं मान सकते हो आप, कितना आता है आंसर ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 3 या आप कैलकुलेट कर लो, 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट cos थीटा, इतनी हमारी चार्ज डेंसिटी है। अगर आप देखेंगे कहीं क्वेश्चन होगा कहीं पर ये असाइनमेंट नंबर 1 या 2 का, तो ये करके देखना, अंडरस्टूड और नॉट, गिव मी अ मिनट। ओके, यू अंडरस्टूड प्लीज। हाँ जी, आया समझ, ये चार्ज डेंसिटी आ गई। ओके, अब ऐसे समझो आप, जैसे क्वेश्चन
कहां से शुरू हुआ है? क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ है? क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम हियर कि आपको एक सिग्मा दिया हुआ है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा है, आप देख रहे हैं, दिस सिग्मा इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो आई अज्यूम दैट ओके कि ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा आपको दिया हुआ है या आप कैलकुलेशन से करके लेके आए हैं। ओके, और एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इसका पोटेंशियल कौन से पोल के लिए डोमिनेंट होगा, कौन से पोल के लिए डोमिनेंट होगा। ओके, तो हम इसका ना मोनोपोल मोमेंट निकालना शुरू करते हैं। वैसे मैं शायद करवा चुका हूं। कैन यू कैलकुलेट मोनोपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? मोनोपोल मोमेंट कैसे निकलता है? सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डीएक्स। तो आप जानते हैं डीएस ऑफ द स्फेरिकल सिस्टम क्या होता है? डबल इंटीग्रल आएगा बस इसका 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट cos थीटा। ओके, एंड व्हाट अबाउट डीएस? डीएस इज r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d phi। dr नहीं आएगा इस बार। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम थीटा विल गो फ्रॉम 0 to pi एंड phi विल गो फ्रॉम 0 to 2 pi। तो क्या होगा बताइए? b एप्सिलॉन नॉट e नॉट। ओके, अब r तो कांस्टेंट है, r किसके बराबर है? स्फीयर की रेडियस कितनी बता रखी है यहाँ पर? कैपिटल R। तो r वुड बी कांस्टेंट इक्वल टू कैपिटल R, तो ये बन गया कितना? r स्क्वायर। पाई इसमें है नहीं, तो पाई का इंटीग्रल बनेगा 2 पाई। अब बचता है थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई cos थीटा sin थीटा d थीटा। तो ये इंटीग्रल का वैल्यू कितना आता है? 0। सो ये इंटीग्रल बन गया 0। तो इस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट कितना है? मोनोपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज 0। हमें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई थी और वो भी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो cos थीटा फंक्शन था उसमें। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर करके बताया ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, वो चीज ओके इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर पर कैसे दिखाई जाएगी? ओके, सरफेस के ऊपर दिखाई जाएगी या वॉल्यूम के अंदर दिखाई जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, सरफेस के ऊपर दिखाई जाएगी। मतलब ऐसे शो किया जाएगा प्लस 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 एंड लोअर पर माइनस माइनस माइनस। बट जो अक्यूमुलेशन की डेंसिटी होगी वो सेम नहीं है सब जगह, थीटा फंक्शन से वेरी कर रही है। आप जानते हैं थीटा फंक्शन, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ इस लाइन के ऊपर 90, और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ 180। तो सबसे ज्यादा चार्जेस कहां इकट्ठे होंगे? मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी वुड बी एक्यूमुलेटेड वेयर? ठीक है, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी वुड बी एक्यूमुलेटेड ओके एट व्हाट पॉइंट? अलोंग z एक्सिस या अलोंग x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस? मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी वुड बी एक्यूमुलेटेड अलोंग z एक्सिस। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डायपोल मोमेंट क्या आएगा? नॉन जीरो। ओके, करिए कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालिए आप। डायपोल मोमेंट कौन सा कंपोनेंट निकालना चाहोगे आप? कुछ भी नहीं कहा है, मान लिया इस क्वेश्चन में क्या कुछ कहा है कि रेडियल में निकालो? इसमें कहा है व्हाट इज द डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द स्फीयर, ये लिख रहा है। किस कौन सा निकालेंगे हम? वी कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट अलोंग z डायरेक्शन। फार्मूला हमें पता है, पूरा फार्मूला क्या है? सरफेस इंटीग्रल लगेगा सिग्मा वेक्टर r ds, ये हमारा फार्मूला है। बट आउट ऑफ दिस वी विल कैलकुलेट ओनली द z कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट। z कंपोनेंट, व्हाट इज दिस z कंपोनेंट? दिस z कंपोनेंट वुड बी डबल इंटीग्रल सिग्मा r cos थीटा, ओके, वेक्टर r वुड बी r cos थीटा अलोंग z ds। ओके, तो ये क्या होगा? z कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? लिमिट विल गो फ्रॉम स्फीयर है ना पूरा, 0 से पाई थीटा के लिए जाएगी, 0 से 2 पाई पाई के लिए जाएगी। सिग्मा का एक्सप्रेशन कितना है? 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट cos थीटा। मान लिया आपको गिवन है या आप कैलकुलेट करके लेकर आए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट cos थीटा r cos थीटा। ds क्या होता है? r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d phi। ओके, z के लोग कर रहे हैं हम। r कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है? कैपिटल R के बराबर कांस्टेंट। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल प्लीज। तो कितना आएगा? dz, z कंपोनेंट बता रहा हूं। ओके, फाई का इंटीग्रल आएगा 2 पाई, 2 पाई। कांस्टेंट क्या क्या है? 3 एप्सिलॉन नॉट e नॉट। ओके, r कितने हैं? एक 2 r यहां पर है, 1 r इज हियर, सो इट वुड बिकम कैपिटल R क्यूब। इंटीग्रल नहीं होगा इसका। इंटीग्रल किसका होगा? इंटीग्रल वुड बी परफॉर्म फॉर दिस 0 to 2 पाई, 0 to पाई cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा। सॉल्व इट। तो कितना आ जाएगा? आप इसका इंटीग्रल पहले भी बता रहे थे, 2/3 बता रहे थे शायद। ओके, तो इसका इंटीग्रल 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट r क्यूब।
यह है z कंपोनेंट। इट मीन टोटल डायपोल मोमेंट कितना आया, टोटल डायपोल मोमेंट कितना आ गया वेक्टर फॉर्म में, 4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आर क्यू, इसके अलावा z डायरेक्शन में ये आंसर आया। ओके, यहाँ पर x और y कंपोनेंट कितने आएंगे मैं अलग से लिख देता हूँ। अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना x कंपोनेंट का वो भी 0 आएगा और y कंपोनेंट का वो भी 0 आएगा, ओनली z कंपोनेंट वुड बी नॉन जीरो, तो ये आ गया आंसर। तो यहाँ से आने वाला आंसर जो है मेरी कैलकुलेशन से और दैट कंपैरिजन से जो आंसर आ रहा था वो सही है। ओके, तो आप कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन मान लिया सिग्मा से स्टार्ट होता, जैसे क्वेश्चन रो से स्टार्ट हुआ था, दिस क्वेश्चन वाज स्टार्टेड फ्रॉम रो, तो हमने प्रॉपर कैलकुलेशन किया उसका, दिस क्वेश्चन इज स्टार्टेड फ्रॉम सिग्मा, तो भी हमने उसका प्रॉपर कैलकुलेशन किया। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ए पार्ट इसका हो गया। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ओके, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, की तो हमें पता है, हमने पहले कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये करना है। ओके, तो इस पोटेंशियल से, पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हाउ डू यू डू इट, डी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पाई, पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट। इसमें दो, इसमें से आप इसको रेडियल कंपोनेंट अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस j बाय पाई, पोटेंशियल को पाई से दिखाया गया, देख ये रेडियल कंपोनेंट आएगा, वेयर एज टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसको बोल रहे हैं वो क्या आएगा, माइनस 1 बाय आर j बाय पाई, पाई मतलब पोटेंशियल से है यहाँ पर, j बाय थीटा। ओके, कहाँ पूछ रहा है वो, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर कहाँ होगा, ये पूछ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस कहाँ पर होगा, स्फीयर का सरफेस होगा r इक्वल टू कैपिटल आर पर, r इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, तो इनमें से कौन सा नॉर्मल है, कौन सा टेंजेंशियल है, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर ये तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जब आपका आंसर आएगा तो कौन सा कंपोनेंट जीरो आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे r इक्वल टू आर रखेंगे इसमें, तो कौन सा कंपोनेंट जीरो आएगा और कौन सा कंपोनेंट नॉन जीरो आएगा। तो अगर r इक्वल टू आर पर आप कैलकुलेट करेंगे, ओके सॉरी, अगर आप ई आर कैलकुलेट करेंगे रेडियल कंपोनेंट, ओके कहाँ पर r इक्वल टू आर पर, तो ये नॉन जीरो आएगा, वेयर एज ई थीटा कंपोनेंट r इक्वल टू आर पर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो ये आप कर लेंगे। ओके, आई होप यू कैन डू इट, ठीक है, निकाल के देखिए। ओके, सी पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा नहीं कर, मेरा जो मोटिव था यहाँ पर वो डायपोल मोमेंट निकालने था। तो किसी कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक डायपोल बन जाएगा, कितने डायपोल मोमेंट का डायपोल बन जाएगा, कितने डायपोल मोमेंट का डायपोल बन जाएगा। ओके, ये हो गया किसके लिए कैलकुलेशन, इफ यू आर हैविंग अ कंडक्टिंग स्फीयर, सिग्मा से था मतलब कैलकुलेशन जो था ना यहाँ पर, सिग्मा से था। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके लिए, डिस्क के लिए सिग्मा है, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप से ला रहा हूँ मैं, तो भी ये सेम पेज पर है, क्या पेज था ये, आई थिंक 36। ओके, तो इसको करना है अभी, एक डिस्क है, डिस्क प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, डायपोल मोमेंट निकालना है। हाउ डू वी कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, surface integral sigma vector r ds. Okay, here we have given a disk, ये डिस्क है। ओके, कौन से प्लेन में है, एक्स एंड वाई। तो दिस इज अ डिस्क नॉट सर्कल, सर्कल और डिस्क में क्या फर्क है, इट इज सॉलिड। ये अब क्या करना है, इस वेक्टर आर को तोड़ना है, क्योंकि डायपोल मोमेंट रेडियल में नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो सिंपल पूछ रहा है डायपोल मोमेंट बताओ, तो वेक्टर आर को कैसे तोड़ेंगे बताओ। देखो वेक्टर आर जो स्प्लिट होता है वो ऐसे होता है, आर कॉस थीटा अलोन जेड प्लस आर sin theta cos phi along x
r sin theta sin phi along y। अब इस प्लेन के ऊपर, पूरे एंटायर प्लेन के ऊपर थीटा कितना होगा? इसके ऊपर 90 होगा या नहीं? ओके, इस प्लेन के ऊपर थीटा 90 होगा। तो फॉर डिस्क ठीक है, क्या हो जाता है ये? थीटा 90 रख दो डिस्क के लिए, थीटा जैसे 90 रखा तो वेक्टर आर कितने पार्ट में टूटेगा? ओनली cos 90 will become 0, so it will be r cos phi इसके लॉन्ग x के लॉन्ग प्लस r sin phi y के लॉन्ग। तो डिस्क वाले सरफेस के लिए कितने कंपोनेंट आएंगे इसके वेक्टर आर के? इट विल हैव ओनली 2 कंपोनेंट। क्लियर है या बात नहीं? क्योंकि आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये जो वेक्टर आर होगा इसके सरफेस का, मान लिया आप कोई वेक्टर आर ऐसे ले रहे थे इसके सरफेस के ऊपर आर वेक्टर, तो कितना एंगल बनाता है यहाँ? फाइव। कहां से कितना एंगल बनाता है? एक्स एक्सिस से। तो इसका कौन सा कंपोनेंट जाएगा एक्स में? आर का कौन सा कंपोनेंट एक्स में जाएगा? cos फाइव। ओके, और वाई के लोग कौन सा जाएगा? sin फाइव। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। जब स्फीयर लेते थे तो हम ये लेते थे ना, और स्फीयर क्या था? ये स्प्लिटिंग थी। उसको डिस्क के लिए बनाओगे तो क्या बनेगा? स्फीयर से डिस्क। आप एक हैमर लो और स्फीयर के ऊपर क्या करो? जेड एक्सिस के अलोंग से उसको पुश कर दो हैमर से। अगर आप क्या करेंगे, हैमर लेकर एक स्फीयर को क्या करेंगे? फ्लैट बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? डिस्क ना। ठीक, तो अब आप निकालिए कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट आएंगे इसके पास? ओनली एक्स एंड वाई। व्हाट इज पी एक्स? टेल मी, पी एक्स क्या होगा? डबल इंटीग्रल, ओके, सिग्मा। सिग्मा कितना है? सिग्मा नॉट आर कॉस पाई बाय 2 इनटू वेक्टर आर। वेक्टर आर की जगह एक्स कंपोनेंट में क्या आएगा? आर कॉस पाई। व्हाट इज डीएस ऑफ द डिस्क? डीएस ऑफ द डिस्क इज आर, क्या बताया था? बताना जरा, याद है कुछ? डीएस ऑफ द डिस्क आर डी आर डी फाइव, अगर याद हो आपको, आर डी आर डी फाइव। ठीक है, आर वाज वेरिएबल ऑन इट, क्या होगी लिमिट? लिमिट ऑफ आर विल गो फ्रॉम 0 टू a and limit of phi will go from 0 to 2 pi. Solve it now. कितने आर हैं? There are 3 आर्स। तो कितने हो गया? सिग्मा 0/2, ये तो बाहर आ गया। ये बन गया आर पावर 4/4। कहां से कहां तक? 0 से a तक। और एक इंटीग्रल बचता है ये 0 से 2 पाई cos स्क्वायर फाई डी फाई। तो ये कितना होगा? 0 से 2 पाई cos स्क्वायर फाई डी फाई कितना आता है इंटीग्रल? पाई या कितना? आई थिंक पाई आता है, चेक कर लो फिर। इसका इंटीग्रल पाई आता है शायद। एक्स कंपोनेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट वुड बी सिग्मा नॉट a power 4 into pi divided by 8. The x component of the dipole moment is coming out to be this. Okay, ये हो गया x component of the dipole moment। आगे चलो y component निकालो। y py होगा 0 to a, 0 से 2 pi sigma 0 r cos theta a cos phi, sigma 0 r cos phi divided by 2 r sin phi r d r d phi। py बताइए, py y कंपोनेंट का डायपोल। ये देखो 0 बन रहा है। व्हाई इट इज 0? क्योंकि इसमें cos phi sin phi है। cos phi sin phi d phi क्या होता है? 0। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आया? x किस उसकी डायरेक्शन के साथ, तो ये गया सिग्मा नॉट पाई a पावर 4/8 किस डायरेक्शन? x में। तो ये डिस्क है, ओके, वो एक डायपोल से रिप्लेस कर सकते हो डिस्क को आप किस डायरेक्शन में? x में। ओके, अब देखो ये जो डिस्क यहाँ पर दे रखी है, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, ओके, एंड आई वांट टू शो यू कि ये एक डायपोल की तरह एक्ट करेगी कैसे। ये एक डिस्क है, ओके, ये वाई डायरेक्शन है, ओके, दिस इज एक्स डायरेक्शन।
दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज इट्स सेंटर। ओके, अब जरा देखिए इस डिस्क के ऊपर जो फाई है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। फाई इज वेरिंग फ्रॉम, फाई यहां से 0 से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से यहां क्या है, फाई 90 है, यहां कितना है, फाई 180 है, यहां कितना है, फाई इट इज 270। ओके, तो 0 से लेकर 360 तक ये है। तो आप बताइए जरा कि cos फाई जो फंक्शन है यहाँ पर cos फाई फंक्शन कौन है, उसका चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। cos फाई फंक्शन जो होता है वो हमेशा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो इट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन द सेकंड, नेगेटिव इन द थर्ड, पॉजिटिव इन द फोर्थ। ओके, तो आप देख रहे हैं डायपोल है या नहीं, और वो भी किस डायरेक्शन में डायपोल है, इट इज वेल अंडरस्टूड, यू कैन सी दैट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, डायपोल मोमेंट पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इट शुड पॉइंट अलोंग व्हाट डायरेक्शन, इट शुड पॉइंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो डायपोल की ट्रैक करेगा किस डायरेक्शन, एक्स में। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने एक डिस्क को डायपोल बनाया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के भी मैंने दो एग्जांपल लिए, क्या क्या, एक तो स्फीयर स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर, ओवर दिस डिस्क। इस बार रिंग का क्वेश्चन है, यानी कि हम होते 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 कहां तक आ गए, रो सिग्मा एंड अब लैम्डा पर आ गए। ओके, यहां पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी। ऐसे क्वेश्चन का डायपोल में कितना आएगा पता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, all uniform charge distributions leads to zero dipole moment, चाहे वो शेप कुछ भी क्यों ना हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो डायपोल मोमेंट शुड बी जीरो। ओके, अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा करवाता हूं, इफ लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 0 cos फाई, ऐसे होता चार्ज, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज होती है वो ऐसे होती है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे आपने डिस्क का क्वेश्चन किया है वैसे ही इसको भी करते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रिंग है वो एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होगा डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा लाइन इंटीग्रल, ये इस बार ना डीटा होगा ना डीएस होगा, इट वुड बी डीएल होगा। ओके, तो कितना होगा, वेक्टर आर, ओके, कितना एंगल बनाता है इसका वेक्टर आर, यहां से जैसे डिस्क में बनाता है, इट विल मेक एंगल व्हाट, फाई। ओके, सो वेक्टर आर कितना होगा इसका, इसका वेक्टर आर होगा आर cos फाई, किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, प्लस आर sin फाई वाई के अलोंग। इसमें जेड कंपोनेंट नहीं आएगा, इसके आर में जेड कंपोनेंट नहीं आएगा, जैसे डिस्क में नहीं आया था, जैसे पिछले आप देख रहे थे ना डिस्क में जेड कंपोनेंट नहीं आया था ना, वैसे इसमें भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर है तो उसका जेड कंपोनेंट 0 होगा। तो अब इसमें भी क्या करेंगे आप, सेम वे यू विल डू द कैलकुलेशन, आप निकालेंगे इसका पीएफ, एक्स कंपोनेंट ऑफ द डायपोल में, एक्स कंपोनेंट ऑफ द डायपोल में क्या होगा, लाइन इंटीग्रल होगा, लैम्डा होगा, आर की जगह क्या आ जाएगा एक्स कंपोनेंट के लिए, आर cos फाई। ओके, एंड डीएल क्या होता है, ओके, पिछली बार हम यूज कर रहे थे फॉर दिस वी आर यूजिंग डीएस, डीएस क्या था उसका, ये डीएस था, दिस वाज डीएस ऑफ दिस आर डी आर डी फाई। व्हाट इज डीएल ऑफ दिस रिंग, डीएल ऑफ दिस रिंग वुड बी, ये डीएल, ये एंगल अगर फाई है, ओके, और ये रेडियस आर है, तो डीएल कितना होगा, ये आर डी फाई है, स्मॉल एंगल, ओके, आर डी, ओके, तो इसको लिख लो आप आर डी फाई। ओके, और आर क्या है, फिक्स है ना रिंग के सरफेस पर, कितना फिक्स है, जितनी भी रेडियस उसकी है वो आर फिक्स है। ओके, लिमिट क्या होगी फाई की, लिमिट 0 से 2 पाई, डू इट, ये लैम्डा, हाँ लैम्डा की जगह क्या रख दो, लैम्डा नॉट cos फाई, लैम्डा की जगह रख दो लैम्डा नॉट cos फाई, तो ये हो गया लैम्डा नॉट, बाहर आ गया, आर स्क्वायर इज आल्सो आउटसाइड, इंटीग्रल नीड्स टू बी परफॉर्म फॉर 0 to 2 पाई, एक cos फाई कहां से आएगा,
One cos phi will come from here, and one cos phi is already there. So how many cos phi are there? Cos square phi. Okay. So what x component of the dipole moment has become now? X component of the dipole moment has become lambda naught phi r square. अगर हमने चार्ज डेंसिटी के लिए है तो lambda naught pi r square. This clear? Calculate py also. Y component of the dipole moment will give you 0 to 2 pi lambda naught sin phi cos phi. ये तो चार्ज डेंसिटी होगी. r sin phi. Why r sin phi? क्योंकि ये y component है r sin phi and r d phi. r कहाँ? r पर. This will be 0. Why it is 0? Because cos phi sin phi 0 to 2 pi would be 0. The net dipole moment of the system is lambda naught pi r square. किस डायरेक्शन में जा रहा है? x. Okay. It would be along x. अब तो ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ओके, बिल्कुल इसके डिस्क की तरह ही. जैसे डिस्क में तो मैंने चार्ज कहाँ दिखाया? अंदर. अगर मैं रिंग को डायपोल की तरह दिखाऊंगा तो क्या शो करना पड़ेगा मुझे इस वाले के लिए? For this same ring, I need to show like this. ये हम कौन सी चार्ज डेंसिटी को ले रहे हैं यहाँ पर? cos phi. cos phi फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, आप सरफेस पर दिखाएंगे इस वैल्यू को, मतलब सर्कमफ्रेंस पर. ओके. सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, सर्कमफ्रेंस पर, अंदर नहीं. थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव. तो आप देख सकते हो रिंग एक डायपोल की तरह एक्ट कर रही है किस डायरेक्शन में? एक्ट. क्लियर? और अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती जैसे ये वाली थी, दिस वाज द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर है तो क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हाउ यू कैन शो इट? कैन शो इट लाइक दिस. फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव. सो दैट dipole moment of the system is 0. ठीक है? I hope it is clear. If I say lambda is lambda naught sin phi, so what change you will experience? Answer would be same, I think. Magnitude of the dipole moment would remain same, but obviously बात है direction will change. क्या हो जाएगा direction? Y. Why it has become Y? We can show it here. ये है आपका ring. It is a ring. Okay. So for sin phi कैसे दिखेगा? For sin phi it will look like this. Sin phi function क्या होता है? First quadrant positive, second quadrant भी positive, circumference. Third quadrant negative, fourth quadrant is also negative. So you can see that इसका dipole moment किधर जाएगा? Along y. Magnitude will be same. Okay? Yeah. Let me introduce more slides. इस तरह आप डायपोल में निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम. कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम का भी, पॉइंट चार्ज सिस्टम का. ओके. आई एम गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन. मैंने आपको कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम का डायपोल में निकालना बता दिया. असाइनमेंट नंबर 3 जो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम कर रहे थे उसमें हमने कौन कौन से कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था शायद. एक बार चेक करिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 7 से पहले तो कुछ नहीं है. अब चूंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ पीछे. ये जो 6 क्वेश्चन था ये कौन सा पेज था? सेम पेज पे चल रहा था, पेज 36 पे. और ये वाला कौन से पेज पर है? दिस इज ऑन पेज 24. करो उसको. ओके.
तीन चार्जेस हैं, 2 कूलम, -1 कूलम, -1 कूलम are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in the figure. Component of electric dipole moment about marked origin along the y direction is. ये सेंटीमीटर नहीं है, ओके, इट इज कूलम. सेंटीमीटर और कूलम में क्या फर्क है? c बड़ा है, m छोटा है, cm. तो इट इज कूलम मीटर. यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर. क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट p होता है q into d. डायमेंशन क्या होगा उसका? चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. d का यूनिट क्या होता है? मीटर. कूलम मीटर, कूलम मीटर. ओके, इसके अबाउट निकालोगे. इस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट कितना है? 0 है. इस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट 0 है. ओके, बट फिर भी किसके अबाउट निकालेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के अबाउट. कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहां है? यहां. इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0, तीनों 0 है. ओके, इस चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या है? लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस चार्ज. -1 कूलम कितने होंगे? कितना दूर है? 1. एक्स एक्सिस पे लोगे 0 0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 0 0. ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो. कहां तक पहुंच गए आप? x पर 1.5. x पर कितना चलना पड़ा इसको पहुंचने के लिए? 1.5 तक. y पर कितना चलना पड़ेगा? √3 by 2 0. एम आई राइट? देख लो जरा कितना दूर है भाई. हाइट कितनी होगी इस ट्रायंगल की? ये इस हाइट वुड बी √3 by 2 आई थिंक. क्लियर है इतना? तो हम क्या निकाल रहे हैं? डायपोल मोमेंट अबाउट O. कितना होगा डायपोल मोमेंट अबाउट O? एक एक करके निकालो. इस चार्ज का चार्ज विद साइन यानी कि -1 कूलम, ओके, इनटू वेक्टर डिस्टेंस. वेक्टर डिस्टेंस कितनी होगी? 1 into x कैप प्लस -1. ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? वेक्टर 2x कैप प्लस चार्ज विद साइन ये वाला. और वेक्टर डिस्टेंस कहां से? 2 कूलम. 2 वेक्टर डिस्टेंस कहां से? जिसके अबाउट निकाल रहे हो यहां से. कितनी वेक्टर डिस्टेंस होगी ये वाली? 1.5 along x प्लस √3 by 2 along 1. आई होप इट इज क्लियर. सम कर दो. क्या बता रहा है? √3 by 2 along 1. e by y डायरेक्शन होगा ना सर? √3 ओके y के x का वो सर y के. अच्छा ये y का है. y सर इसमें मोनोपोल 0 है तो इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट तो ले सकते हैं ना सर डायपोल में? हाँ ले सकते हैं, बट मैंने कहा था कि प्रेफरेबली किसके अबाउट लेना चाहिए. मतलब इस डायपोल को उठाकर हम कहा चाहिए जब मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा मैं. तो प्रेफरेबली इट शुड बी प्लेस्ड एट ओरिजिन. ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के अबाउट प्रेफरेबली लाना चाहिए. सर ये हो गया हमारा √3. अच्छा माइनस भी आया? नहीं सही है सर, सही. ठीक है सर. ठीक है, तो ये आ गया √3 y का. √3 तो ये कह रहा है y का डायरेक्शन के अलोंग कितना है? √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 मतलब 1.73. 732. हाँ, जितने डेसिमल प्लेस तक पूछ रहा है उसके हिसाब से लिखते हैं. तो ये आंसर हमारा कूलम मीटर. इट इज इन कूलम इनटू मीटर. कूलम मीटर. ओके, डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी. नेक्स्ट 8 हमने कर लिया है. 9 सर अगर इसमें लॉन्ग वाइड एक्स डायरेक्शन कहता तो वो तो 0 होता फिर, है ना? ऑब्वियसली बात है. हाँ सर. लिखा हुआ है ए चार्ज माइनस q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर स्फीयर. एक स्फीयर के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया. एक स्फीयर है. फिर ओवर स्फीयर विद अ पॉजिटिव चार्ज q एट द सेंटर. यहां पर प्लस q रखा गया है. ओके ओके, आल्सो माइनस q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इलिप्सॉइड. इसके ऊपर माइनस q डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इस स्फीयर में. इसके सेंटर पर भी क्या रखा गया है? प्लस q. और इस वाले जोन में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? माइनस q. और वो क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली with respect to origin of the coordinate system. Which of the following statement is correct? Oh, sorry, statement नहीं लाया हूँ. Statement ले आता हूँ. Next page. 25 page का statement है. Dipole moment is 0 in both first and second. Dipole moment is non-zero in first but 0 in second. कौन सा सही होगा? बोथ में 0 है.
क्या आएगा, दोनों में 0 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, चाहे वो शेप कुछ भी हो, चाहे वो डिस्क हो, इलिप्सॉइड हो, स्फीयर हो, स्फेरिकल शेल हो, रिंग हो, कुछ भी हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कह दिया अगर तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस। वही क्वेश्चन यहाँ ज्यादा फिट नहीं बैठता है, एटॉमिक में ज्यादा फिट है, बट ये भी कर लो। इंट्रिंसिक या परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एनी एटम? परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एनी एटम, चाहे वो हाइड्रोजन या कोई भी है, कितना होता है? 0। Permanent electric dipole moment of any atom is 0. Okay, but atom can have induced dipole moment. Okay, atom क्या रख सकता है? Induced dipole moment, यानी कि किसी एटम को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो can it acquire dipole moment? Answer is yes. Have you studied Stark effect? Yes sir. आपने कहीं पर Stark effect का नाम सुना है? Yes sir. Yes sir. Stark effect, आप दो जगह शायद Stark effect पढ़ रहे होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में एक Stark effect आता है और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में Stark effect। तो Stark effect जो होता है, ओके, वो किसमें होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ये किसमें होता है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसमें होता है? इन मैग्नेटिक। तो स्पार्क इफेक्ट में हम पढ़ते हैं क्या कि कोई भी एटम क्या करता है? डायपोल मोमेंट एक्वायर कर लेता है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। ओके, तो उसको हम कौन सा डायपोल मोमेंट बोलते हैं? इंड्यूस या परमानेंट? इंड्यूस, ठीक है। तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट कितना होगा वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिलहाल आप इसको 0 लगाइए। परमानेंट किसी एटम के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता। मैग्नेटिक होता है या नहीं? किसी एटम के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है या नहीं? मैग्नेटिक होता है ना, और इलेक्ट्रिक 0 होता है। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? ग्राउंड स्टेट सर, हम एक्साइटेड स्टेट में सर इसको इंट्रिंसिक को भी 0 ही लेंगे अगर सर इंड्यूस नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि टाइम हो गया। अब आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। सर इसको उससे भी तो रिलेट कर सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन होता है एटॉमिक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सब इंड्यूस होते हैं। ओके, ओके सर, वो सब इंड्यूस होते हैं। डायपोल ट्रांजिशन रेट जो होता है ना, वो नेचुरल स्टेट थोड़ी होती है उसकी, या नेचुरल होती है? बताओ, एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन जो होता है किसी भी एटम के अंदर, इज दिस नेचुरल? एक्सटर्नल होता है फिर। हाँ, वो इंड्यूस होता है हमेशा, इट नेवर इंट्रिंसिक। ओके, वो नेचुरल होता ही नहीं, इंट्रिंसिक होता ही नहीं, इंड्यूस होता है हमेशा। जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में भेजोगे तो क्या करोगे? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तो इट मींस इट इज इंड्यूस्ड। ओके, बताइए 11 नंबर स्लाइड कौन सी है भाई? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 10। सर अगर आपने बोला है जो क्वेश्चन में रेडियल कंपोनेंट नहीं दिया है तो हम मतलब एक्स वाई जेड में ब्रेक कर लेते हैं। अगर रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे तो वो 0 आएगा ना फिर तो? रेडियल कंपोनेंट 0 नहीं आएगा। ओके, अगर आप रेडियल कंपोनेंट निकालोगे तो 0 नहीं आएगा। तो मतलब हम उसको प्रेफर क्यों करते हैं? रेडियल अगर नहीं दिया है तो उसको मतलब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ, जो डायपोल बनेगा किसी प्रेफर्ड डायरेक्शन में बनेगा या रेडियल में बनेगा? आप मुझे बताओ। क्या ऐसे में एक ओरिजिन लिया मैंने, रेडियल डायरेक्शन तो ये है ना सारी, यस सर। तो क्या इन सभी डायरेक्शन से डायपोल बन सकता है क्या? आप मुझे बताओ। नो सर। डायपोल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनेगा, या मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही होगा डायपोल के लिए, या ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही होगा डायपोल के लिए? आप मुझे बताओ, सिंगल डायरेक्शन बोलो। विच रिप्रेजेंटेशन विल बी गुड? ये वाला होगा ना डायपोल? तो यस सर। तो गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ओके, वो तो जबरदस्ती एक बार क्वेश्चन पूछा है इस तरह का रेडियल कंपोनेंट, पता नहीं क्यों, और उसमें भी स्टेटमेंट भी गलत है। वो एक्चुअली सिमेट्रिक है। एक्चुअली सिमेट्रिक तो तब होता है जब फाई डिपेंडेंस ना हो। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी उस बार, तो जिस बार पूछा गया था। तो मतलब आपको क्या निकालना चाहिए? यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। अगर कुछ भी नहीं कहा है तो दैट डायरेक्शन, अगर स्फेरिकल सिस्टम है तो, और डिस्क वगैरह है, रिंग वगैरह है तो एक्स या वाई में आता है। सर इसमें डिपेंड करता है, मतलब कि वाई जेड प्लेन में दे रखा होगा तो कुछ आएगा, इस तरह आप देख सकते हैं। सर आपने क्वेश्चन 1 कराया था सर, उसमें भी एक्चुअली सिमेट्रिक स्टैटिक चार्ज दिया था, तो सर वहां हम सिलेंड्रिकल नहीं यूज कर सकते थे अगर कोई सिस्टम नहीं दिया है? सिलेंड्रिकल यूज करोगे तो आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो जेड वाला कंपोनेंट है ना, ओके, वो कहां गया? एक्चुअली सिमेट्रिक है ही नहीं, मैं आपको बताऊं ना। यस सर। एक्चुअली सिमेट्रिक में फाई नहीं आ सकता कभी। ओके सर।
सर वो जो क्वेश्चन नंबर सर हम लोग को स्फीयर ही लेना चाहिए। देखिए आप बात समझिए, अगर आप डी टाउ लेते सिलेंड्रिकल वाला तो क्या होता है, एच डी एस डी फाई डी जेड, ये होता है। यस अब ये बताओ सिलेंडर का मैं लूंगा तो कितनी लेंथ का लूंगा? ओके लेंथ तो डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में कहीं। जी सर। लेंथ लूंगा तो कितनी लूंगा बताओ? इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। अब जब जेड की लिमिट लूंगा मैं तो माइनस इंफिनिटी। ओके आंसर तो मतलब आई सर। ओके और बताइए सर क्वेश्चन नंबर 7 में जो चार डेंसिटी होगा cos फाई sin फाई के प्रोपोर्शनल हो सर, तो सर उसमें डायपोल मोमेंट 0 बनेगा और क्वार्टर पोल मोमेंट नॉन जीरो बनेगा। कहां पर? क्वेश्चन नंबर 7। हां वो डिस्क वाला क्वेश्चन। हां बताइए इसमें क्या? डिस्क वाला क्वेश्चन सर, अगर चार डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो sin फाई cos फाई के, हां ठीक है। मतलब चार क्वाड्रेंट में सर अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हाँ वो क्वार्टर पोल की तरह है। हाँ डायपोल मोमेंट 0 होता है और क्वार्टर पोल नॉन जीरो। हाँ सेम अगर हम स्फीयर में कंसीडर करें कि जो 8 ऑक्टेंट हो गए सर, अल्टरनेट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसमें पाई डिपेंडेंस भी आपको लेकर आना पड़ेगा, पाई डिपेंडेंस भी लेकर आना पड़ेगा क्योंकि जीरो डिपेंडेंस नहीं करेगा, पाई डिपेंडेंस भी उसको लाना पड़ेगा आपको, तब वो एक्ट कर सकता है ये कनेक्ट। हाँ सर मैंने किया था वो sin फाई cos फाई और cos थीटा की अगर प्रोपोर्शनल हो तो वो केस बन रहा है सर। हाँ बन सकता है। मतलब सर उसमें जो ऑक्टोपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो बने और बाकी के जीरो बने। देखो उसमें क्वाड्रल पोल भी बन सकता है, क्वाड्रल पोल में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे 8 पार्ट ना करके 4 पार्ट बना सकते हैं उसके आप। यस सर। हाँ तो उस हिसाब से चार्जेस की एडजस्ट करते हैं, 8 पार्ट 8 पार्ट में भी कर सकते हैं, 4 पार्ट में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल 2 ही पार्ट में दिख रहा था ना वो। देयर इट इज हियर। ओके अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर 2 पार्ट में बन रहा है। ओके इफ यू कट इट डाउन सच दैट इसके 4 पार्ट में प्लस माइनस ऐसे बन जाए। ओके ओके एंड फिर 8 पार्ट में बना सकते हैं आप, तो इस तरह हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट देखिए जब भी कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो आपको डायपोल तक लिमिट करेगा एग्जामिनर। ओके कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम में आपको डायपोल तक लिमिट करेगा एग्जामिनर। ओके पॉइंट चार्ज सिस्टम में आपको क्वाड्रपोल निकालना पड़ सकता है। ओके वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना। अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है, अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है। ओके जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं स्टैंडर्ड, उनमें अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है जिनमें हमें क्वाड्रपोल निकालना पड़ा। ओके बाकी तो डायपोल तक से काम चल जाता है। तो सर इसमें कंटीन्यूअस वाले में आपने जो फॉर्मूला बताया था 3/2 cos स्क्वायर थीटा वाला, वो वाला लगा सकते हैं क्या इसमें? कौन सा वाला? आपने सर एक्सपेंशन करवाया था ना, मोनोपोल डाइपोल क्वाड्रपोल ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनते जाते हैं, तो ये सर ये तो हमारा सर डाइपोल वाला हो गया। क्वाड्रपोल के टर्म आया था r स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 cos थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 वाला जो टर्म आया था। हाँ वो जो आपका ये होता है ना जो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल होता है। हाँ यस सर p0 p1 p2 तो Yes, p2 वाला बनता है सेकंड ऑर्डर वाला। हाँ सर P2 वाला बनता है। अगर ऐसे सर अगर वो क्या कहते हैं क्वांटम ये कंटीन्यूअस वाले में अगर क्वार्टर पोल बन गया तो उसी से करना पड़ेगा फिर तो P2 वाले से। हाँ उसी से करना पड़ेगा। जैसे जहां पर cos थीटा बन रहा था ना आपका, यहाँ पर हाँ यस सर ये जो cos थीटा बन रहा था, ये cos थीटा बन रहा था ना। यस सर ये बना हुआ ये वाला से पहले था यही वाला कॉस्ट थीटा ये वाला। हाँ इसमें एक cos थीटा आ रहा था एक्स्ट्रा ना, px नहीं pz ये cos थीटा बन रहा है यहाँ पे ये वाला। हाँ सर यस सर उसकी जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यस सर हाँ बस हाँ उससे हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बट क्वाड्रपोल की कोई जरूरत नहीं है आपको कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए। ओके यस सर। हाँ सर वो जो क्या कहते हैं सर, जिसमें आप कहते हैं ना सर हमें z कंपोनेंट की कैलकुलेट करना है स्फीयर में सर, मतलब अगर हम पूरा वेक्टर खोल भी दें और फिर हम सर सारे कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करें तो px और py तो सर अपने आप ही जीरो हो जाते हैं ना। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो, यही बोलो। ओके सर इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने बता दिया ना आपको, करके भी बता दिया कि वो जीरो आते हैं। क्यों जीरो आते हैं? व्हाई दे आर बिकम जीरो? बिकॉज़ देयर इज नो फाई डिपेंडेंस। फाई की वजह से वो जीरो बन जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ z कर लो। ओके बट अगर हाँ चार्ज डेंसिटी में फाई डिपेंडेंस भी होती तब वो px py जीरो नहीं बनेगी। सर वो रो प्रोपोर्शनल टू sin थीटा में तो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव कैसा हो गया? क्योंकि स्फीयर में जो वेरिएशन होता है थीटा का वो कहां से कहां तक होता है? 0 to 180 बस तो 0 से 180 में क्या होता है sin थीटा? पूरे में पॉजिटिव होता है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ओके देखिए अगर माइनस थीटा लेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा? तो सारे में नेगेटिव होगा ना फिर। ओके सारा नेगेटिव या सारा पॉजिटिव होने से डायपोल मोमेंट जीरो होता है ना। सर और बताइए ओके फिर। हेलो सर। हाँ जी सर आपने असाइनमेंट 2 का 57 क्वेश्चन कराया था सर, उसमें थोड़ा डाउट है। क्या बताओ सर मतलब एक ग्राउंडेड प्लेट थी, उसके ऊपर डी डिस्टेंस ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ था। हाँ से माइनस क्यू से डी डिस्टेंस ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही सर, कैसे लेनी है पर थोड़ा बता देंगे। एक बार कौन सा क्वेश्चन है? 50
E7। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? डी डिस्टेंस नीचे बन जाएगा इसका +2 और इसका कहाँ बनेगा? डी डिस्टेंस तो नीचे। ओके, कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक? फोर्स और माइनस क्यों निकालना था? तो इस लोकेशन पर हम फील्ड निकालेंगे। ओके, इसको कह देते हैं 1 2 3 4। तो E1 कितना होगा इस पॉइंट के लिए? डाउन या अप? अप होना चाहिए ना। इसकी फील्ड लाइन निकाल रहे हो आप। ओके, तो इसकी फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? पॉजिटिव चार्ज है, अप के लिए अप जाएंगी और डाउन के लिए ऐसे आएंगी। नहीं, बोलो ऐसे आएगी नहीं? यस सर। भाई ये जो सोर्स है ना, सोर्स, तो ये सोर्स चार्ज है। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन सब तरफ ऐसे जाएंगी नहीं? यस सर। तो इस पॉइंट पर कैसे आएंगी? डाउन या अप? डाउन आएगी नहीं? चार्ज तो सर ये -q है ना। इसको तो भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस। इसको थोड़ी लेना है, इसको तो फोर्स निकालना है। फील्ड किसका है वो? इसको तो भूल जाओ, यहाँ कोई चार्ज है फिलहाल, भूल जाओ। फील्ड किसका निकाल रहे हो आप? E1 +q का ना। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन सारे में फैलेंगी जाकर, तो इस पॉइंट पर कैसे आएंगी? इसको तो भूल जाओ, इसके बारे में बहुत ही मत करो अभी आप। ऐसे आएंगी नहीं? यस सर। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन, इसका फील्ड नहीं निकालना है, इसको तो भूल जाओ फिलहाल, है ही नहीं ऐसा समझो। ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन कैसे जाएंगी? अब जाएगी सर। अब जाएंगी। इसकी इलेक्ट्रिक लाइन अब जाएंगी। ये हो गया E2। ये एक नेगेटिव चार्ज है ये वाला। इसकी इलेक्ट्रिक लाइन कैसे आएगी? इसकी तरफ। यस सर। तो कैसे आएगा इसका इलेक्ट्रिक? इसकी तरफ। E2 नहीं है, ये E3 है। यस। तो आप देख रहे हैं E1 E4 डाउन, E3 अप। ऐसे हो गया। फील्ड को ऐड कर दो। बाकी तो मैं कर लूंगा सर, बस यही समझ नहीं आया था सर। ये अगर -q चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो? इस पे नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई चार्ज गिवन ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपने देखा होगा, लैंग्वेज कैसे होती है क्वेश्चन की, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P। तो क्या वहां चार्ज दिखाना जरूरी है फील्ड निकालने के लिए? नहीं सर। नहीं ना। तो मैं अगर यहाँ से कहता हूँ एक चार्ज क्यों रख दिया मैंने और कहा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकाल के बताओ यहाँ, तो क्या वहां कोई चार्ज रखना जरूरी है? नहीं। ओके, तो वैसे इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस। इसको तभी पिक्चर में लाना है जब फोर्स निकालना हो। -q चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाला है, बस अब निकलेगा फोर्स। हो गया सर। अगर यहाँ पे ओनली एक ही चार्ज रखा होता है इस पे ऊपर क्यों, फिर उसकी इमेज लेके करते सर, तब भी ऐसे करना पड़ता क्या? तब आपको फोर्स कहाँ निकालना पड़ता है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, फिर इस बात पर डिपेंड करता है ना। अगर ये अकेला चार्ज होता है यहाँ, इसकी इमेज यहाँ बनती और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होता, तो कहाँ पूछ रहा होता? ये वाली बात है ना सर। अगर ऊपर x > 0 ऊपर की साइड ही रखा होता, उस पे ही निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड तब सर? तो क्या होता? सेम प्रोसीजर फॉलो होता। ओके, आप यहाँ निकाल रहे होते इसी जगह पर, तो कौन सा फील्ड नहीं आता इनमें से? अब अगर सिर्फ यही वाला चार्ज और यही वाला चार्ज होता तो लोकेशन यही होती, लोकेशन। ओके, तो क्या होता? कौन नहीं होता इसमें? E3 नहीं होता, बस E1 E4 होते, है ना। और अगर पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन यहाँ होता तो क्या होता? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अप जा रही होती और इस नेगेटिव की डाउन आ रही होती, तो दो फील्ड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके देन।